नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हम नियमित चर्चा कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस इनकम टैक्स होता है, आज का जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स का तो है ही, लेकिन इनकम टैक्स के अलावा और दूसरे ट्रेड को भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और बेसिक जो फोकस है हमारा, वो फोकस है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़। आज गवर्नमेंट का रुझान है कि जो एसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको प्रमोट किया जाए। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देश की जीडीपी में करीब 40% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसलिए जो टैक्स का कलेक्शन है वो भी करीब 40% है, जीएसटी और इनकम टैक्स का दोनों का मिलाकर। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और सरकार इसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज़ एंड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पर्टिकुलरली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशेंट वर्किंग कैपिटल इन देयर हैंड्स। ये बेसिक पर्पज़ है। इसलिए इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न लाए, वो प्रोविज़न था अलाउबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। मैं पहले उस सब्जेक्ट अलाउबिलिटी की बात करूं, उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन क्या है। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए जो प्रावधान है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ रुपये, और जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ऐसी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री में आएंगी। और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जो 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से जो मीडियम इंडस्ट्री हैं उनको डिफ़ाइन किया है जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 125 करोड़ से ज़्यादा ना हो और जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा ना हो। तो ये 3 टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनको डिफ़ाइन किया है कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो होगी, कौन सी स्मॉल होगी और कौन सी मीडियम होगी। अब एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जो इफ़ेक्टिव हुआ असेसमेंट ईयर 24-25 से, वो था सेक्शन 43BH। इसको कवर करने के लिए सेक्शन 15 ऑफ MED माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत को डिफ़ाइन किया। और ये जो सेक्शन 15 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 15 क्या डिफ़ाइन करता है? वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर, द बायर शैल मेड पेमेंट therefore on before the day agreed upon between him and supplier in writing, or where there is no agreement in this way of before the appointed date, provided that in no period agreed upon between supplier and buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed of the expense। ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 15। ये कहता है कि जो बायर और सेलर है जिसके अंदर कितने दिन के अंदर पेमेंट की जाएगी, ये तो कोई उसका अनुबंध है तो उतने दिनों में पेमेंट की जाएगी। लेकिन ये अनुबंध 45 दिन से ज़्यादा का है तो 45 दिन ही होंगे। 45 दिन के अंदर जो सेलर है और जो बायर है उसको 45 दिन में अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेक्शन 40BH जो इनकम टैक्स में ऐड किया, उसमें डिफ़ाइन किया, बहुत सारी क्लॉजेज हैं जो रेलेवेंट क्लॉजेज जो मैं पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 43B प्रोवाइड्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ H। जो रेलेवेंट क्लॉज है वो H है। एनी सम पेबल बाय द असेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 जो मैंने अभी पहले पढ़ के सुनाया आपको,
of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall be allowed in respect of the previous year in which the liability to pay such a sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him only in computing the income referred to in section 28 of that section of that previous year in which such sum is actually paid. इसका मतलब यह है कि यदि आप बायर हैं और यदि आपने 45 दिन के अंदर या जो एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हैं उसके मुताबिक पेमेंट नहीं किया है तो आपकी जब आय की गणना होगी तो वो खर्चा डिसअलाउ होगा। तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है। तो कर्क्स ऑफ एबव सेक्शन आर दैट बायर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू क्लियर द इनवॉइसेज ऑफ MSME within 15 days if there is no agreement, otherwise within 45 days. In case of failure, expenses so incurred is not allowable and will be allowed only in the financial year in which payment is actually made. Non-timely payment is also attack the provision of compound interest on the outstanding as per section 16 of MSD. तो ये जो असेसमेंट ये 24-25 में जो प्रोविज़न आया उसके कारण बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर बहुत प्रेशर भी बनाया गया। लेकिन चूँकि ये क्लॉज ऐसा था जिससे एसएमई की वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया। हालांकि इंश्योरेंस तो मिले ट्रेड एसोसिएशन को, लेकिन कोई इफ़ेक्टिव काम नहीं हुआ। इसलिए अब ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके कारण टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है यदि आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया, और यदि टाइमली पेमेंट करते हैं तो एसएमई की वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है और वर्किंग कैपिटल बढ़ने से उसकी जो काम करने का है टर्नओवर कई टाइम बढ़ाई जा सकती है। ये सरकार का बेसिक पर्पज़ है। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, और शॉर्ट में बोलेंगे टी ट्रेड्स। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या है, टी ट्रेड्स इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इनेबल MSMEs to arrange finance through the discounting of receivable invoices at competitive rates through multiple financier. It allows MSMEs to convert their trade receivable into instant cash, thereby improve liquidity. होता क्या है कि जैसी व्यवस्था है, सेलर ने माल बेचा और उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर आना चाहिए, लेकिन 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आता क्योंकि जो ट्रेड का धारा है उस धारा के मुताबिक पहले 6 महीने की फैसिलिटी थी, 9 महीने की फैसिलिटी थी। तो जो बायर है वो सेलर को एक्सप्लॉइट करता है। तो लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो तो जो बायर है कि उसके भी अफेक्ट करती है। तो सरकार ने ये एक प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर जो सेलर है वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है। तो इससे डिस्काउंट कराने से क्या फ़ायदा होगा और इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसका प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपकी बेनिफिट बनाता हूँ। इसके बेनिफिट हैं कि इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से जो सेलर है उसको पेमेंट इमीडिएट मिल सकता है क्योंकि वो बिल डिस्काउंट करा सकता है। और डिस्काउंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आपके पास शेयर हैं और आप बेचना चाहते हो तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह शेयर बिकते हैं। इसी तरीके से ख़रीदना चाहते हो ख़रीद भी सकते हो। इसी तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो सेलर है वो अपने बिल इनपुट करेगा और इसके लिए इस समय 3 इंटरमीडिएटरी काम कर रही हैं। वो इंटरमीडिएटरी कौन है वो मैं आगे बताऊंगा। और ये तीनों इंटरमीडिएटरी आरबी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। जब आप अपना बिल अपलोड करेंगे, इसमें पूरा सिस्टम दे रखा है कैसे सिस्टम बनेगा, अपलोड करेंगे तो तीनों जो इंटरमीडिएटरी है वो अपनी बिडिंग करेंगे और जो कम्पिटिटिव बिडिंग होगी उस कम्पिटिटिव बिडिंग पर भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसको जो फाइनेंसर है
वो फाइनेंसर, NEFC कंपनी हो सकती है, बैंक कंपनी हो सकती है, इन तीनों इंटरमीडिएटरी को, ये तीनों इन्वेंटरी ऐसे ही काम करेंगी जैसे स्टॉक ब्रोकर काम करता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर काम करता है उसी तरीके से काम करते हैं। तो इसके 3 पार्टिसिपेंट हैं ट्रेड्स के, वो है सेलर, दूसरा बायर, और बायर जो होगा वो होगा कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, PSU हो सकता है, एंड अदर एंटिटी हो सकती हैं, और फाइनेंसर इसमें होंगे वो बैंक्स, NBFC वे होंगे। तो इस तरीके से ये तीनों एंटिटी काम करेंगी, और तीनों एंटिटी जैसे स्टॉक एक्सचेंज में एक बिड देता है, दूसरा बिड को एक्सेप्ट करता है, इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन हो गए, और ताकि जो सेलर है उसको पैसा इमीडिएटली मिल जाए, और उसकी कॉस्ट भी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हम देखें जो दिसंबर 24 तक है, इसके अंदर जो ट्रेड हुए हैं वो ट्रेड भी करीब हुए हैं 2 लाख करोड़ के, 2 लाख करोड़ के ट्रेड इस प्लेटफॉर्म पर हुए हैं। तो आप इस तरीके से हम ये देखते हैं कि 2 लाख के करोड़ के बिल डिस्काउंट हुए, और वो 2 लाख करोड़ के डिस्काउंट हुए जिसमें जो सेलर है अपने बिल को 24 घंटे के अंदर रियलाइज करा सकता है। इस तरीके से उसकी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी के साथ साथ अपना टर्नओवर भी बढ़ेगी, और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये जो व्यवस्था की है वो इस ढंग की व्यवस्था की है। इसमें एक चार्ट मैं आगे दे रहा हूँ कि ये इसका सिस्टम क्या होगा। इसका सिस्टम है, ये मैंने टेबुलेटर बनाया है, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे जो सेलर है वो बिल अपलोड करेगा, और जो बायर है वो जो उसका इनवॉइस है वो एक्सेप्ट करेगा, फाइनेंसर बिड करेगा, बिड करके जो बिड को एक्सेप्टेंस होगी। ये पूरा चार्ट है, ये आप देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता इसलिए भाई ट्रेड्स द इनोवेटिव प्रोग्राम फैसिलिटीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स, बायर एंड फाइनेंसर्स, कंप्लीट पेपरलेस प्रोसेस, easy and quick access of the funds, end-to-end digital platform and payment, competitive discount rate through an auction mechanism, seamless data flow between participant and platform, standardized regulated practice। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ट्रेड प्लेटफॉर्म पर। अभी पहले जो व्यवस्था थी वो 500 करोड़ के ऊपर मैंडेटरी थी। अब जो नई व्यवस्था के अंदर जिन भी एसएमएसई इंडस्ट्री की टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा की है, उनको इस पर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होगी। तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम दे रखा है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या एग्रीमेंट होगा। और इस समय जो रजिस्ट्रेशन जो इंटरमीडिएटरी हैं जो अभी समय अपॉइंट की गई हैं, वो 3 इंटरमीडिएटरी हैं जो काम कर रही हैं। एक है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरी है M1 एक्सचेंज, थर्ड इनवॉइस स्मार्ट। तो कोई भी आप काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि जिस इंटरमीडिएटरी को आप अपॉइंट करते हैं, आप अपनी बिल डिस्काउंटिंग खाली उसी इंटरमीडिएटरी के साथ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इनिशियल टीथ हैं, जो धीरे धीरे सारी ये टीथ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। और इन जो कंपनियां इंटरमीडिएटरी, इनका लीगल स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने इस फ्लो चार्ट में दिया है, इसमें दिया है वो कि आप देख के आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, क्या कॉस्टिंग है वो भी मैंने इसमें बताई हुई है कि तीनों कंपनियों की अलग अलग कॉस्टिंग है, अलग अलग कंपटीशन है, और जो जितना ज़्यादा बिजनेस करेगा उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा कमी होगी। तो एक ये नया प्लेटफॉर्म में है, इसको हमें चाहिए अवील करें। और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, इस फैसिलिटी का
फ़ायदा उठाएं। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो सेक्शन 45 जो इनकम टैक्स का एक्शन है 43H भी, जिसके अंदर जो 45 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो डिसअलाउंसेज होगा। तो उस डिसअलाउंस के बचाने के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा और मार्केट में फंड फ्लो बढ़ाने के लिए कारगर होगा। यदि आपको इसमें कुछ समझना हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं समझता हूँ ये नया कंसेप्ट है, आप सब लोगों को उपयोगी होगा। आप कोई भी क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।